हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पर डे की तरह आज भी जो है करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और कहाँ कहाँ से महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठा किया हमने और वो आप सभी लोगों के सामने आ रहा है। तो देर नहीं करेंगे, हम लोग क्लास वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है, परिषद के किस वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को फिर से चुना गया है? रिसेंटली इंडिया हैज बीन रीसेलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर विच ईयर टर्म। तो कौन से ईयर के लिए चुना गया है? तो 2026-27, 2027-28, 2029-30 या फिर 2031-32, किस वर्ष के लिए भारत को आईएमओ का सदस्य फिर से चुना गया है? ठीक है, तो जो हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, भारत को वर्ष 2026-27 के लिए एक बार फिर से चुना गया है। किसके लिए? वर्ष 2026-27 के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में और क्या कुछ खास है। ठीक है, तो आईएमओ क्या है हमारा? आईएमओ, ठीक है, अभी कब इसकी बैठक हुई थी? नवंबर 2025 में इसकी कौन सी 34वीं अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की बैठक हुई थी या आयोजित किया गया था। ठीक है, और जिसमें भारत को 2026-27 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुना गया है। जो भारत है हमारा, उसको 2026-27 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुना गया है। ठीक है, इस पुनर्निर्वाचन में भारत को कौन सा 20 श्रेणी में सबसे अधिक वोट मिले हैं भाई। ठीक है, कितना? 169 में से 154 मत प्राप्त हुए हैं भारत को। 20 श्रेणी में भारत है, 169 में से 154 जो है मत मिला है भारत को। ठीक है, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन है, आईएमओ है, ठीक है, क्या है इसके बारे में जानेंगे। यह एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो क्या है, वैश्विक शिपिंग उद्योग के लिए क्या है, विनियमित करने के लिए, ठीक है, समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, इसके अलावा कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए ये काम करती है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो लंदन में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी 1948 में हुई थी, जबकि इसने कार्य करना कब से प्रारंभ किया? 1959 से। 1959 से इसने अपना कार्यभार प्रारंभ किया। भारत एक प्रमुख समुद्री व्यापारिक राष्ट्र के रूप में आईएमओ के परिषद में लगातार या आईएमओ परिषद में लगातार सदस्य रहा है और उसे 2025-26 के लिए फिर से नियुक्त कर दिया गया है। ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर बनाया गया है? ठीक है, किस स्थान पर बनाया जाएगा? ठीक है, घोषणा हो गई, भी बना जो है इसका कौन से स्थान पे बन रहा है? तो रिसेंटली एट विच प्लेस विल इंडिया फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बी बिल्ड? तो कहाँ पे बनाया जा रहा है भाई? लद्दाख में बनाया जा रहा है, दक्षिणी अंडमान में बनाया जा रहा है, मुंबई में बनाया जा रहा है या फिर लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है? कोरल रीफ की बात करें तो ये जो हमारा कोरल रीफ है, इसे कहते हैं कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति। क्या होता है? प्रवाल भित्ति। तो जो कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है भारत में, वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है दक्षिणी अंडमान में, साउथ अंडमान में। तो दक्षिणी अंडमान है, ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो अंडमान है, दूसरा निकोबार है। ठीक है, तो जो अंडमान है, अंडमान को भी कई पार्ट में, जैसे उसके कई सारे द्वीप हैं, उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, लघु अंडमान है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, कई सारे पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। तो जो दक्षिणी अंडमान है, ध्यान रखिएगा, यही वो दक्षिणी अंडमान है जहां पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है, जो अंडमान की राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी जो राजधानी है वो कहाँ? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? ये दक्षिणी अंडमान में ही है।
पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अब इस पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है, इस पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, श्रीविजयपुरम। क्या किया गया है, श्रीविजयपुरम। तो ध्यान रखेंगे पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है 2025 में बदल के क्या किया गया है, श्रीविजयपुरम, श्रीविजयपुरम। तो याद रखेंगे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नई राजधानी है श्रीविजयपुरम, ठीक है। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है ये रिसर्च सेंटर, तो दक्षिणी अंडमान में बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है, दक्षिणी अंडमान में। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या इसके बारे में देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र, ठीक है, चिड़िया टापू। कहाँ पे है ये चिड़िया टापू, दक्षिणी अंडमान में ही है, दक्षिणी अंडमान में बनाया जाएगा। यह संस्थान किसके लिए, प्रवाल के लिए, कोरल के लिए, यह संस्थान प्रवाल भित्ति कोरल के अध्ययन की निगरानी और उसका संरक्षण करेगा, ठीक है। और ये केंद्र सरकार के एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। जो केंद्र सरकार है हमारा, उसके एक नोडल एजेंसी के रूप में क्या करेगा, यह कार्य करेगा। यह पूरे देश में प्रवाल भित्तियों के अनुसंधान और प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र होगा। यह संस्थान जलवायु परिवर्तन को प्रभावित, या जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव होगा उसका अध्ययन करने में जो प्रवाल भित्ति होंगी, ठीक है, प्रवाल भित्तियों को संरक्षित करने में ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है। कौन सा, हमारा राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे, दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय कोरल रीफ जो ये है कोरल है, कोरल कुछ इस प्रकार की दिखाई देती हैं, ठीक है, जो पानी के नीचे दिखती हैं, ठीक है। जो हमारा लक्षद्वीप बना हुआ है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरीके से कोरल यानी प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप हमारा क्या है, प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित द्वीप है भारत में, ठीक है। और कोरल ध्यान रखिएगा, कोरल रीफ क्या होता है, प्रवाल भित्ति क्या होते हैं। तो कोरल रीफ क्या होता है भैया, पानी के नीचे पाए जाने वाले विशाल चूना पत्थर की संरचनाएं होते हैं, जिन्हें क्या, मूंगा चट्टान नाम के छोटे जीवों के द्वारा बनाया जाता है। ये एक पे एक जमते जाते हैं, बहुत ही धीरे धीरे कठोर संरचना बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जीव जब एक दूसरे के साथ मिलकर कॉलोनी बनाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर ढांचा बनाते हैं, एक कठोर संरचना बन जाती है, ठीक है। जो कई अन्य समुद्री जो जीव होते हैं उनके लिए ये घर और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का भी निर्माण करते हैं, ठीक है। इन द्वीपों को समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो कोरल रीफ होते हैं इस प्रकार के, इनको समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है, ठीक है। तो समुद्र का वर्षा वन किसे, कोरल रीफ या फिर प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है, क्योंकि ये अदर जीवों के लिए, ठीक है, अदर जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण घर और पारिस्थितिक तंत्र का, इकोसिस्टम का जो है को डेवलप करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस चक्रवात प्रभावित देश के मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु, क्या है, ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है, जिसमें देश के तीनों सशस्त्र बल, ठीक है, तीनों सशस्त्र बलों और एनडीआरएफ की टीम ने भाग लिया है, ठीक है। वो कौन सा देश है, इंडिया रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है, टू हेल्प विच साइक्लोन country in which all three armed force of the country and NDRF participate। तो NDRF की जो टीम है वो भी भाग ली है। इसके अलावा तीनों सेनाओं के जो सशस्त्र बल हैं उन्होंने भी इसमें जो है किया है। तो कौन सा वो देश है, किसके लिए ये चलाया जा रहा है, क्या, ऑपरेशन सागर बंधु किसके लिए चलाया जा रहा है, इंडोनेशिया के लिए चलाया जा रहा है, मलेशिया के लिए चलाया जा रहा है, या फिर थाईलैंड के लिए चलाया जा रहा है, या फिर श्रीलंका के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जो ऑपरेशन सागर बंधु चलाया जा रहा है, ऑपरेशन सागर बंधु ये किसके लिए चलाया जा रहा है, ये श्रीलंका में अभी आपने देखा होगा चक्रवात आया था, दित्वा चक्रवात। कौन सा चक्रवात आया था, दित्वा चक्रवात आया था, ठीक है। ये हिंद महासागर में जो दित्वा साइक्लोन है हिंद महासागर में डेवलप हुआ था और ये पूरी तरीके से श्रीलंका को तबाह कर दिया था, ठीक है, जिसके
राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है। तो दित्वा चक्रवात है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी उत्पत्ति जो क्षेत्र है, उत्पत्ति क्षेत्र है वो हमारा हिंद ओशन है, हिंद ओशन है, हिंद महासागर है। ध्यान रखिएगा, ये दित्वा चक्रवात का प्रभाव तमिलनाडु में भी था। दित्वा जो चक्रवात है इसका प्रभाव तमिलनाडु में भी था। ठीक है, अब देखिए क्या कुछ खास है। चक्रवाती तूफान दित्वा, दित्वा तूफान कब आया था? ये 26 नवंबर 2025 को कहां पे? श्रीलंका के दक्षिणी पूर्वी तट पे पास विकसित हुआ था, हिंद महासागर में विकसित हुआ था। ठीक है, ये 28 नवंबर को श्रीलंका के बड़े क्षेत्रों को तबाह किया था। भारी बारिश के कारण वहां पे भूस्खलन और बाढ़ दोनों की जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। ठीक है, और ये नेक्स्ट डे 28 को, ठीक है, ये चक्रवात क्या है? भारत में भी एंटर किया था, यानी भारत का जो तमिलनाडु का तट है वहां पे भी आया था। तो तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों को ये क्या किया था? प्रभावित किया था। और भारत ने 28 नवंबर को चक्रवात दित्वा से प्रभावित जो श्रीलंका है उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इसमें भारतीय सेना, ठीक है, भारतीय सेना और हमारी भारतीय सेना, इसके अलावा भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ, नौसेना, वायुसेना और भारतीय सेना, ये तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया है। एनडीआरएफ भी इसमें शामिल है। और भारत ने विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, युद्धपोत उदयगिरी, परिवहन निगम IL-76 और C-130 के माध्यम से क्या है? सामग्री भेजी थी श्रीलंका में, जिसमें काफी राहत और इस सब सुरक्षा के दृष्टि से इनको बचाव किया गया था इनका। तो ध्यान रखिएगा, दित्वा जो तूफानी चक्रवात है वो कहाँ पे आया था? तो हिंद महासागर में आया था। इसके अलावा उसी समय हिंद महासागर में एक चक्रवात और उत्पन्न हुआ था जो थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों को भी प्रभावित किया था। तो कौन सा वो चक्रवात है? ये देखिए, ऑपरेशन सागर बंधु, ये हमारे देश के जवानों के द्वारा चलाया गया है और भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसमें हमारे देश के तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम ने इसमें भाग लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सागर बंधु का एक छोटा सा चित्र है। ठीक है, इसके माध्यम से समझ सकते हैं। और 2025 में ध्यान रखिएगा, 2025 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2025 में हिंद महासागर में 4 चक्रवाती तूफान बने थे। कौन सा? एक तो दित्वा था हमारा, दित्वा चक्रवात, जिससे श्रीलंका और भारत दोनों प्रभावित हुए थे। श्रीलंका और भारत किससे? दित्वा से। दूसरा कौन सा है? इसी की बात अभी हम कर रहे थे, शेनियार, शेनियार चक्रवात। इससे कौन कौन से देश? इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देश जो है शेनियार चक्रवात से प्रभावित थे। ठीक है, इसके अलावा मोन्था चक्रवात अभी रिसेंटली भारत में आया था, मोन्था चक्रवात। इसके अलावा शक्ति चक्रवात भी आया था, तो इससे श्रीलंका और भारत दोनों प्रभावित हुए थे। तो ये 4 चक्रवात अभी रिसेंटली अभी जो है हिंद महासागर में बने थे ये तूफान, और जिससे क्या है काफी हानि हुई थी। तो भारत के पिछले आपदा राहत अभियान कौन कौन से हैं? भारत ने किस किस देश के साथ कौन कौन सा राहत आपदा अभियान शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सागर बंधु कब? अभी 2025 में। किसके लिए? ठीक है, कौन सा चक्रवात के लिए? ऑपरेशन दित्वा के बाद चलाया गया था श्रीलंका में। ऑपरेशन ब्रह्मा, ये भी अभी रिसेंटली शुरू किया गया था। कब? जब म्यांमार में भूकंप आया था। ठीक है, भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और ऑपरेशन दोस्त ये 2023 में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त कहाँ पे? तुर्की में चलाया गया था, ये भी भूकंप के बाद चलाया गया था। ऑपरेशन मैत्री ये 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद चलाया गया था। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन रेनबो, ऑपरेशन रेनबो 2004 में भी श्रीलंका में चलाया गया था सुनामी आने के बाद। ठीक है, ऑपरेशन कैस्टर 2004 में मालदीव में भी चलाया गया था सुनामी के लिए। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर अलग है, ऑपरेशन सिंधु अलग है। तो ऑपरेशन सिंधु 2025 में ही चलाया गया था। कब?
जब इजराइल और ईरान का संघर्ष चल रहा था, तो उसके दौरान भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए, बचाने के लिए ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में संविधान दिवस 26 यानी संविधान दिवस के अवसर पर कब 26 नवंबर को, ठीक है, यूनेस्को के मुख्यालय में, यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहां पे है, पेरिस में, मुख्यालय में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी में, उसमें किस महापुरुष की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया था, महात्मा गांधी जी का, या भगत सिंह का, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, या स्वामी विवेकानंद जी का। तो ध्यान में रखिएगा कि जो अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया है, उसके शुभ अवसर पर ये जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी जो है प्रतिमा ये पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है वहां पे स्थापित किया गया है, वहां पे इसका अनावरण किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं 26 नवंबर को संविधान के दिवस के अवसर पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे, यूनेस्को के मुख्यालय में किया गया है भाई, ठीक है, पेरिस में किया गया है। पेरिस में यूनेस्को के मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के जो कलाकार थे वो कौन थे, नरेश कुमावत के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, नरेश कुमावत के द्वारा बनाई गई थी। भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व, ठीक है, विशाल वी शर्मा ने इसका क्या किया था, अनावरण किया था, विशाल वी शर्मा ने इसका अनावरण किया था। जबकि प्रतिमा को बनाई किसने थी, नरेश कुमावत के द्वारा बनाई गई थी। और कहां पे इसका अनावरण किया गया है, तो यूनेस्को के मुख्यालय। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। किन किन देशों में डॉक्टर भीमराव जी की प्रतिमा है, किन किन देशों में, तो देखिए भारत में तो हर जगह है, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के अलावा यानी यूके में है, कनाडा में भी है इनकी प्रतिमा, हंगरी में भी है इनकी प्रतिमा, जापान में भी इनकी प्रतिमा है, ऑस्ट्रेलिया में भी है और दक्षिण अफ्रीका में भी है। इसके अलावा वियतनाम, तंजानिया, ठीक है, और मॉरिशस, इन सभी देशों में, अजरबैजान और फ्रांस में भी होगी। तो इन सभी देशों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो ये देखिए, ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर है जहां पे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा ये देखिए लगाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ के जो यूनेस्को के अध्यक्ष हैं, ठीक है, और इनके द्वारा इनको वो दिया जा रहा है। तो ये ध्यान से देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है, कहाँ पे, यूनेस्को के मुख्यालय में, ठीक। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को क्या है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सांस्कृतिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को क्या करना है, बढ़ावा देना, और बढ़ावा देकर के क्या है, शांति और सुरक्षा में योगदान स्थापित करना या योगदान देना। इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 194 है, जिसमें से 12 क्या है, सहयोगी सदस्य देश हैं। इसमें 12 सहयोगी सदस्य देश हैं और कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 194 है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पेरिस में है, जहाँ पे अभी इनकी स्थापना की गई, इनकी मूर्ति की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की, तो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, आंद्रे ओजोले इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं यूनेस्को के। तो यूनेस्को से ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी हेडक्वार्टर को लेके, तो कभी अध्यक्ष को लेके, कभी इसकी स्थापना कब हुई थी, कभी इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में राजभवन, जो राज्यपाल निवास होता था, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया है, तो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज द नेम ऑफ राजभवन, यानी गवर्नर रेजिडेंशियल, यानी जो राज्यपाल का निवास होता था, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री टू वॉट, तो क्या रखा गया है, राज्यपाल निवास का नाम, राजभवन का नाम क्या कर दिया गया है, लोक भवन कर दिया गया है, या सेवा तीर्थ कर दिया गया है, या कर्तव्य भवन किया गया है, या लोक सेवा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो राज्यपाल का निवास होता था, राज्यभवन होता था, तो राज्यभवन को इसका नाम बदल करके देश भर में जितने भी राज्यपाल के निवास है उसको अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा, लोक भवन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। कब किया गया है ये, नवंबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, या केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशन के अनुसार जो है देश के सभी राज्यों में राजभवन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, ये लोक भवन कर दिया गया है। और केंद्र शासित प्रदेशों में भी राज्य निवास को लोक निवास कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में राजभवन नहीं कहा जाता है, राजनिवास कहा जाता था, अब उसको राजनिवास नहीं बल्कि लोक निवास कहा जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि राज्यों में लोक भवन और केंद्र शासित प्रदेशों में लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। 1 दिसंबर से ये आधिकारिक तौर पे क्या है, 5 राज्यों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, लागू हो गया। कौन कौन सा, एक तो पश्चिम बंगाल ने किया है, दूसरा असम ने किया है, त्रिपुरा ने किया है, केरल ने किया है और तमिलनाडु ने किया है। यहाँ पे ये नियम लागू हो गए हैं कि राजभवन को अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त बिहार में भी राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है, ठीक है। सबसे बड़ा ये जमीनी बदलाव है। अब लोग क्या कहेंगे, लोक भवन में प्रवेश कर सकेंगे। और सबसे पहले क्या है, राजभवन एक शाही महल जैसा होता था। राजभवन क्या है, एक शाही महल जैसा होता था। लोक भवन क्या है, ये जनता का घर होगा, इसीलिए इसका नाम बदला गया है, लोक किया गया है। लोक का मतलब लोग, ठीक है। तो ये जनता का घर होगा, अब यहाँ पे कोई आ जा सकता है, ठीक है। नागरिक क्या करेंगे, जो राज्य के नागरिक होंगे वो राज्यपाल से मिल सकते हैं, अपनी शिकायतें को दर्ज करा सकते हैं। और यह इसमें बदलाव के लिए क्या है, उसके जो पीछे उद्देश्य होगा, उनकी औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करना और शासन को क्या है, जनता के करीब लाना होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा आप, अब राजभवन नहीं बल्कि लोक भवन होगा। ये देखिए इस तरीके से एक लोक भवन का वो लगा है, और ये पहले का हमारा राज्य भवन हुआ करता था, ये हमारा राज्य भवन हुआ करता था, ठीक है। ये राजभवन हुआ करता था, अब इसका नाम बदल करके ये कर दिया गया है लोक भवन कर दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। और इसी तरीके से सभी स्टेट में राज्य भवन का नाम लोक भवन होगा, और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य निवास की जगह पे लोक निवास होगा, ताकि यहाँ पे आम जनता जा सके और अपनी शिकायत और अपनी हर चीज़ों को वहाँ तक पहुँचा सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।